अच्छा जी, 7 है। आपको जब भी रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए तो टीम से मिल जाते हैं, लेकिन पुराना कभी चाहिए हो और टीम्स में बाज़ात ये कुछ दिन बाद एक्सपायर हो जाता खुद बहुत। इसका मेरा ख्याल है 15 डेज है शायद या 20 डेज जो भी है। तो ये आप नोट कर छोड़ें, JSS एजुपिलर्स, PILLERS, ठीक है। इसको सर्च करेंगे तो ये YouTube पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इवन पुराने लेक्चर भी सारे अवेलेबल हैं। तो मोर देन 300 लेक्चर्स होंगे इसके अंदर। तो कोई भी टॉपिक अगर कोई और उसी टॉपिक से रिलेटेड कोई एडिशनल भी देखना हो तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब स्टार्ट मैं करता हूँ एसेट से। कल हम पढ़ रहे थे करंट एसेट्स। हमने डेफिनेशन पढ़ ली थी कि करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और विद इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। और उसमें भी हमने सबसे पहले स्टॉक पढ़ा था, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री हर वो चीज होती है जो हम बाय करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं, दोनों सूरतें हो सकती हैं। बस अगर मैं ट्रेडिंग बिजनेस कर रहा हूं तो मैं बाय करूंगा, और अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहा हूं तो फिर मैं प्रोड्यूस करूंगा विद द इंटेंशन ऑफ रीसेल, उसको सेल करने के लिए। एंड इट रिमेन अनसोल्ड एट पीरियड एंड, और जब वो पीरियड एंड हो तो अभी तक वो सेल ना हुई हो, उसको हम नाम देते हैं करंट एसेट्स का स्टॉक। अच्छा, अब दूसरा फिर आपके पास आ जाता है। एक एग्जांपल तो हमने कल पढ़ी स्टॉक, या दूसरा लफ्ज हमने पढ़ा इन्वेंट्री। इसी तरह एक और करंट एसेट्स होता है अकाउंट्स रिसीवेबल्स, जिसको हम डेटर्स भी कहते हैं। इसमें टी हम साइलेंट बोलते हैं, डेटर्स, ठीक है। कौन डेटर्स कौन होते हैं, लिख लें एक लाइन। डेटर्स आर द कस्टमर्स ऑफ द बिजनेस debtors are customers of the business who owed money to us, who owe होता है ना, OWE, owed money to us mean our business। यहां us इंडिविजुअल नहीं है, हम पढ़ चुके हैं our business, ठीक है। अगेंस्ट क्रेडिट सेल्स made to them, against credit sales made to them। अब जो कस्टमर्स हैं हमारे, वो दो किस्म के होते हैं। एक कस्टमर होता है जो आता है, हमसे बाय करता है और पेमेंट कर जाता है, तो कहानी खत्म हो गई, हमें पैसे मिल गए। लेकिन कुछ कस्टमर्स ऐसे भी होते हैं बिजनेस के अंदर जो हमसे टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके हमें कहते हैं कि आप हमें गुड्स दे दें, वी शैल पे यू इन फ्यूचर, ठीक है। क्रेडिट जिसे कह लो, उधार पे। अब जो कस्टमर हमसे क्रेडिट पर गुड्स खरीदते हैं या हम उनको सेल करते हैं और उन्होंने जो हमें पैसे देने होते हैं, उसको हम कहते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल। ये मेरा एसेट क्यों है और करंट क्यों है, ठीक है। देखो, बेसिकली हमने कहा था एनी रिसोर्स कंट्रोल बाय एन एंटिटी। ये रिसोर्स है, ये अमाउंट है जो मैंने लेनी है, ये मेरा एसेट हुआ, ठीक है। लेकिन ये करंट क्यों है, क्योंकि आप किसी को ये नहीं कहेंगे 5 साल बाद पैसे दे दो। जो बिजनेस में क्रेडिट चलता है वो कितना चलता है, नॉर्मल डेज में होता है। चलो बहुत हो गया, महीनों में हो जाएगा, 2 महीने 3 महीने। आप किसी को ये नहीं कहोगे साल बाद दे दो, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको करंट एसेट कहते हैं कि जैसे जैसे मैंने एक बंदे को, मिस्टर ए को गुड सेल की 10,000 रुपए की, और टर्म्स तय हुई 1 मंथ, जैसे 1 महीना गुजरेगा
वो मुझे पेमेंट करेगा, ऑटोमेटिकली रिसीवेबल कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए ये करंट एसेट्स। ठीक है। इसके अलावा करंट एसेट्स में अदर रिसीवेबल्स भी होते हैं। अच्छा, एक चीज अभी से माइंड में रखिएगा, अकाउंट्स रिसीवेबल या डेटर्स का वर्ड हम स्पेसिफिकली उनके लिए यूज करते हैं जिनको सेल की होती है, जिनको सेल की होती है। इसके अलावा भी आप किसी से पैसे ले सकते हो, इसके अलावा भी, सेल के अलावा भी। मिसाल के तौर पे आपने बैंक में कुछ रकम डिपॉजिट करवाई, उस पर इंटरेस्ट मिला आपको, अभी इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया लेकिन मिला नहीं है, ठीक है ना। देखिए बैंक रोज तो इंटरेस्ट नहीं देता ना, एक ड्यूरेशन होती है, 6 महीने बाद, 8 महीने, नॉर्मली 6 मंथ होता है या साल के बाद। ठीक है, अब मैंने यकम सितंबर को डिपॉजिट करवाए, ठीक है, और इसका मतलब सितंबर से काउंट करें तो 1 सितंबर से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 1 मार्च को मुझे पेमेंट मिलेगी, और मैंने 31 दिसंबर को अकाउंट क्लोज करना है, तो 4 महीने का इंटरेस्ट मैंने रिसीव करना है ना दिसंबर तक, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये अदर रिसीवेबल हो गए। ठीक है, तो जैसे ही वो अगले 2 महीने गुजरेंगे सारा कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए ये हमारा करंट एसेट होता है। ठीक है, इसी तरीके से कैश एट बैंक, वो कैश जो बैंक में पड़ा हुआ है, यू नो दैट एवरी बिजनेसमैन हैज अ बैंक अकाउंट। ठीक है, क्योंकि सारी ट्रांजैक्शन कैश में पॉसिबल ही नहीं, बैंक अकाउंट होता है। अब जो रकम किसी भी बिजनेसमैन की बैंक में पड़ी है उसको हम नाम देंगे कैश एट बैंक। एंड व्हाई इट इज करंट एसेट? पहली बात तो ये तो है ही कैश में ना, लेकिन फिर भी अगर मैं इस तरह कहूं कि दिस कैश कैन बी विड्रॉन बाय द ऑनर, बाय द बिजनेसमैन एट एनी टाइम, उसी की मलकियत है, बैंक तो अमानतन रखी हुई है, सिक्योर करने के लिए बैंक में हम रखते हैं, तो इसलिए हम इसको करंट एसेट कहते हैं। ठीक है, और वैसे भी करंट एसेट की डेफिनेशन में क्या आता है? एनी सर आप म्यूट हो गए हैं। एक्सक्यूज मी सर। सर आपकी सर आवाज नहीं आ रही। एक्सक्यूज मी सर। सर आपका माइक म्यूट हो गया। भाई अल्लाह के बंदो, प्रोफेशनल बनो, हो सकता है गलती से हो गया हो, लेकिन किसी ने शरारतन किया है, तो मैं तो सिर्फ इसको इतने अल्फाज कहता हूँ, बात तो अच्छी नहीं लगेगी आप लोगों को, लेकिन मैं कह देता होता हूँ कि जो एथिक्स होते हैं ना, आप चार्टेड अकाउंटेंट बनने जा रहे हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं एथिकल अकाउंटेंट। तो जो ये हरकतें करता है ना, मैंने जिंदगी का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कभी चार्टेड अकाउंटेंट नहीं बनता। इस किस्म की हरकतें मत किया करो। ये वो हरकतें नहीं है जिसकी वजह से समझते हो कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। ठीक है, ये चीप हरकतें होती हैं। अब आप प्रोफेशनल हो गए हो ना, प्रोफेशनल हो गए तो प्रोफेशनल स्टाइल में आया करो। अब ये किसी को म्यूट कर देना, किसी को क्लास से निकाल देना, हो जाता है ऑनलाइन कि अब मैं बैठ के अटेंडेंस बनाता रहूँ, तो वो मैं क्लास कब लूँगा जब अटेंडेंस बनाऊँगा? स्टूडेंट ज़्यादा है, वो 5-10 तो चलो मैं आराम से कर लूँ, अब इतने ज़्यादा स्टूडेंट हो तो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे काम ना किया करो, अच्छी बात नहीं है। बाज़ होता है इंसान के गलती से भी हाथ लग जाते हैं, सोए होते हैं ना, सुबह सुबह उठना पड़ता है 8 बजे, और फिर वो लैपटॉप तो रखा नहीं होता, मोबाइल होता है, तो बाज़ नींद का झटका आ जाता है, तो वो हाथ लग जाता है। चलो कोई बात नहीं, वो अल्लाह ताला माफ़ फरमाने वाला है, लेकिन जानबूझ के ना करो। ओके जी, अभी मैं आपको बता रहा कि सारा कैश जो है वो बैंक में जमा नहीं करा, कुछ कैश ऐसा भी होता है जो बिजनेस में रखना पड़ता है। ठीक है ना, रोज के खर्चे भी तो होने हैं ना बिजनेस के, उसको हम कहते हैं कैश इन हैंड। ये सारी एग्जांपल किसकी हैं? करंट एसेट्स की। तो ये अभी तक मैंने आपसे पहला एलिमेंट डिस्कस किया, विच इज नॉन एज एसेट्स। ठीक है जी, अब आइएगा नेक्स्ट में, नॉन
बस पहले लाइबिलिटीज की डेफिनेशन, दूसरा एलिमेंट लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज होती क्या है? आम लैंग्वेज में क्या कहोगे लाइबिलिटीज को? पेबल्स, वो रकम जो मैंने अदा करनी है किसी को। इसमें वो भी शामिल है, लेकिन इसके अलावा मतलब लोन भी तो होता है ना, लोन ले लिया वो भी लाइबिलिटी हो गई। सो लाइबिलिटी को अब ये कह लो कि जो मेरे जिम्मे है, जो मैंने देना। बस मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं, बिजली का बिल आ जाता है, जिस दिन बिल आया लाइबिलिटी हो गई, पे कर दिया लाइबिलिटी खत्म। जी जी बिल्कुल, एक तरफ एक्सपेंस और एक तरफ लाइबिलिटी। मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कैश की। कैश बिजनेस में आ रहा है, उसका सोर्स होगा। कैश बिजनेस से जा रहा है, उसका सोर्स होगा। अब जब कैश आएगा तो अब ये नहीं कहोगे मैंने कैश रिसीव किया है, बल्कि कहोगे मैंने फलां चीज रिसीव की है, उसका नाम होगा ना। मतलब सैलरी मैंने एग्जांपल दी थी। आप जब सैलरी लेके आते हो तो आप कहते हो जी मैं सैलरी लेके आया हूं, कैश नहीं कहते। पे कर रहे हो तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है, आप ये नहीं कहते मैंने कैश पे किया है। पे तो कैश ही कर रहे हो ना। इस तरह जब लाइबिलिटी पे करेंगे तो लाइबिलिटी जब बनती है वो एक्सपेंस है, एक तरफ एक्सपेंस और दूसरी तरफ लाइबिलिटी। और वैसे भी अगर मैं एक्सपेंस पे कर रहा हूं तब भी तो दो इफेक्ट है ना, एक तरफ एक्सपेंस और एक तरफ कैश। तो इसलिए वो तो आगे जाकर मैं बताऊंगा, हम डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो कर रहे होते हैं, वो थोड़ा सा आगे जाके बताता हूं। लेकिन फिलहाल इसको फोकस करें, डेफिनेशन को। लाइबिलिटी की एक आसान सी डेफिनेशन लिखें, एनी ऑब्लिगेशन, एनी ऑब्लिगेशन विद इन ब्रैकेट लिखिएगा लीगल और कंस्ट्रक्टिव। ये बहुत जरूरी है, लीगल और कंस्ट्रक्टिव। ठीक है जी, ये ब्रैकेट में है तो इसलिए मैं इसको अब दोबारा नहीं बोल रहा, शुरू से ले रहा हूं। एनी ऑब्लिगेशन जो मैंने लिखवाया ऑफ द बिजनेस इज अ लाइबिलिटी। बहुत सिंपलीफाई किया, इज अ लाइबिलिटी। एक और डेफिनेशन भी हम इस तरह आसान बोलते हैं कि एनी अमाउंट लायबल टू पे बाय द बिजनेसमैन टू द आउटसाइडर। इसको भी लिख लो, ये भी बहुत अच्छी डेफिनेशन है। एनी अमाउंट लायबल टू पे टू आउटसाइडर्स इज अ लाइबिलिटी। अच्छा, ऐसी अमाउंट जो मेरे जिम्मे है, मैंने किसी को अदा करनी है, बिजनेस के हवाले से बात कर रहा हूं, दिस इज नॉन एज लाइबिलिटी। ठीक है, लेकिन दूसरी वर्डिंग जो स्टैंडर्ड में आती है उसको जरा एक्सप्लेन कर देता हूं। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन भी लाइबिलिटी को ही कहते हैं, लायबल। ठीक है ना, मतलब मैं कहता हूं ये मेरी ऑब्लिगेशन है कि मैं ये करूं, तो लाइबिलिटी इज आल्सो लाइबिलिटी। लेकिन लाइबिलिटी दो वजह से क्रिएट होती है, लीगल, कंस्ट्रक्टिव। लीगल लाइबिलिटी यानी लीगल क्या है? ऐसा एक्शन जो बाय लॉ आपको पे करना जरूरी है। मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, आप क्या पे करोगे कि नहीं करोगे? बाय लॉ करना जरूरी हुआ ना, अगर नहीं करोगे तो डिस्कनेक्शन हो जाएगा। वेरी सिंपल। ठीक है, टेलीफोन बिल पे करते हो, नहीं करोगे तो डिस्कनेक्ट हो जाए। दिस इज लीगल ऑब्लिगेशन, क्योंकि जब आप कनेक्शन लगवा रहे होते हैं इन सिंपल आपका एग्रीमेंट हो रहा होता है उस लीगल अथॉरिटी, उस अथॉरिटी से जो आपको पे कर रही है, जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, इसको हम कहते हैं लीगल ऑब्लिगेशन। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन ये अभी समझ नहीं आएगी शायद, क्योंकि हमारी इंट्रो में कहीं यूज नहीं होनी, आगे जाके होगी। ब्रीफली बता देता हूं, कुछ लाइबिलिटीज ऐसी होती हैं जो बाय लॉ जरूरी नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं, लेकिन कंपनी खुद क्रिएट करती है। बट वंस क्रिएटेड, वंस अनाउंस्ड, उसके बाद अगर वो पे नहीं करेगी तो वो लीगल बन सकती है। कैसे? मैं एग्जांपल देता हूं। प्राइवेट सेक्टर में जो एम्प्लॉयज होते हैं,
क्या उसको पेंशन देना कंपनी के लिए बाय लॉ जरूरी है? हाँ मुझे बता दो। नो। ठीक हो गया। अब कंपनी अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने के लिए, बेनिफिट देने के लिए पेंशन प्लान अनाउंस कर देती है। क्या ये उसकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लीगल ऑब्लिगेशन थी कि वो ऐसा करे? नहीं। दिस अब भी तो लाइबिलिटी क्रिएट हुई ना, जब कंपनी ने अनाउंस कर दिया तो जो बंदा रिटायर होगा उसको कंपनी की लाइबिलिटी बन गई कि नहीं? ये लाइबिलिटी लीगल एक्शन की वजह से नहीं हुई, कंस्ट्रक्टिव की वजह से। इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। चाहे हाँ अब देखें, अब ये लीगल कैसे बनेगी? अब कंपनी इनकार कर देती है कि जी मैं इस बंदे को पेंशन नहीं देता। अब उसके पास पूरा राइट है कि वो उसको कोर्ट में जाकर उससे पेंशन ले ले। वंस इट इज अनाउंस्ड टू द पब्लिक, नाउ इट बिकम अ लीगल। ठीक है, लेकिन लीगल तभी बनेगी जब वो रिफ्यूजल होगी। हाँ, कंस्ट्रक्टिव विड्रॉ की जा सकती, कंपनी जब चाहे पेंशन प्लान वापस ले ले, लेकिन जिन एम्प्लॉइज पे लगा हुआ था वो देखना जरूरी है। उसके बाद यानी जिस स्टेट को विड्रॉ कर रही है उस स्टेट के बाद जो एम्प्लॉइज आ रहे हैं उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो लीगल को आप विड्रॉ नहीं कर सकते, कंस्ट्रक्टिव को विड्रॉ भी कर सकते हैं। ये बेसिक थोड़ा सा डिफरेंस है लीगल ऑब्लिगेशन और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। बट वेदर इट इज फ्रॉम लीगल एक्शन, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू और कंस्ट्रक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, जो ऑब्लिगेशन क्रिएट हो उसी को हम नाम देते हैं लाइबिलिटी। ठीक है, लाइबिलिटी की भी दो टाइप्स है। नंबर 1 नॉन करंट लाइबिलिटी एंड नंबर 2 करंट लाइबिलिटी। अच्छा, इसकी डेफिनेशन में वो जिस तरह हमने एसेट्स में पढ़ा था तो बहुत फर्क है ना। एसेट की करंट और नॉन करंट की डेफिनेशन में बहुत फर्क है। नॉन करंट ये कहता है जी कि एसेट परचेज विद द इंटेंशन ऑफ यूज इनटू द बिजनेस एंड इट गिव्स अस बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर। करंट को पढ़ा था एनी एसेट व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। लेकिन एक चीज गौर से देखें, वो यहां पे भी नजर आएगी। 1 साल से ज्यादा बेनिफिट हो नॉन करंट, 1 साल तक हो करंट। लाइबिलिटी तो इससे भी आसान है, सिंपल। हर वो अमाउंट जो आपने 1 साल के अरसे में पे करनी है वो करंट, जो उससे ज्यादा अरसे में पे करनी है वो नॉन करंट। इसमें और कुछ भी नहीं, मोर देन 1 ईयर 1 ईयर। ठीक है जी। अब नॉन करंट की एग्जांपल क्या हो सकती है? हाँ जी, डिबेंचर्स। खैर डिबेंचर मैं इसलिए यूज नहीं करूंगा, वो आपके कंपनीज में होता है, हम सोल ट्रेडरशिप तक रहेंगे, इंट्रो में हमें वहां जरूरत नहीं पड़ेगी। सर डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये बहुत सी चीजें होती है, TFCs होते हैं जिसको टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स कहते हैं, वो तो छोड़ दें। लीज होती है जी, बैंक लोन। हमारे सिलेबस में जो कवर होना है वो बैंक लोन। हाँ, लेकिन मोस्टली जो लोन होते हैं ना 99% लॉन्ग टर्म ही होते हैं। 99% लोन जो बिजनेस में लिए जाते हैं वो लॉन्ग टर्म ही होते हैं। कम से कम 3 साल के लिए तो होता है, तो वो भी लॉन्ग टर्म हो गया। ठीक है। हाँ, जो 1 साल के लिए होता है वो यहां आएगा, उसके लिए हम वर्ड जरा थोड़ा सा और करते हैं। इसको हम लोन की बजाय एक और नाम देते हैं जिसकी डिस्कशन करेंगे। हो सकता है शॉर्ट टर्म लोन भी हो सकता है, अगर है तो फिर करंट हो जाएगा। अगर है, मैंने कहा 99% जो है वो नॉन गारंटी होते हैं, लेकिन अगर एग्रीड, अगर उसका टर्म एंड कंडीशन 1 साल है वो करंट हो गया, फिर तो मसला ही खत्म हो गया ना। तो ये तो लॉजिक आपने माइंड में रखनी है। हर वो अमाउंट जो 1 साल के अरसे में पे करनी है वो करंट, और जो 1 साल से ज्यादा अरसे में पे करनी है वो नॉन करंट। ये तो है ही है। अब आगे चलिए। करंट लाइबिलिटी जैसे मैंने कहा 1 साल के अरसे में पे करनी, तो बहुत सी लाइबिलिटीज आती है। कुछ लिख रहा हूं इसके अंदर। सबसे पहले मैं लिखूंगा अकाउंट्स पेएबल, जिसको क्रेडिटर्स भी कहते हैं। क्रेडिटर्स भी कहते हैं। अच्छा, अकाउंट्स पेएबल और अकाउंट रिसीवेबल एक दूसरे से उल्टा है।
एक देखो, जब मैं बाय करता हूं, जिससे बाय कर रहा हूं वो कौन है? सप्लायर। जिसको सेल कर रहा हूं वो कौन है? कस्टमर। कस्टमर को अगर उधार पे दूंगा चीज, वो अकाउंट रिसीवेबल है। सप्लायर से उधार पे खरीदूंगा, वो पेएबल है, वो अकाउंट्स पेएबल है या क्रेडिटर्स। ठीक है, तो इसके साथ कई दफा ट्रेड क्रेडिटर्स भी लगाते हैं, इट्स ओके, बट क्रेडिटर्स। ठीक है, लिखिएगा, these are the suppliers of the business to whom, WHOM, to whom an amount is payable, to whom amount is payable to them against credit purchased, credit purchase, against credit purchase। अब इस वर्डिंग से समझ आया? ठीक है ना, हर वो अमाउंट जो के वी हैव टू पे टू देम, वो सप्लायर्स जिनको हमने पैसे देने, भाई क्यों देने? अगेंस्ट क्रेडिट परचेज। जब मैं उधार पे कोई चीज खरीदूंगा, बिजनेस में होता है, जब आप क्रेडिट पे सेल करते हो तो क्रेडिट पे परचेज भी होती है, तो कैश में भी होती है, क्रेडिट पे भी होती है। जब मैं उधार पे खरीदूंगा तो ऑब्वियसली वो मेरी लाइबिलिटी होगी। कब तक? जब तक मैं उसको पे ऑफ नहीं कर देता, उस वक्त अदा। और कब पे करना है? क्या कोई मुझे कहेगा 2 साल बाद पे कर दो? नहीं। आमतौर पे बिजनेस में मैं बता रहा हूं कि 5 to 6 days होते हैं। ठीक है, बस। और जैसे अक्सर मैं किस तरह एग्जांपल देता हूं, बहुत सी कंपनीज जो है ना, जो डिलीवरी करती हैं, सप्लाई करती हैं, सप्लायर सप्लाई करते हैं ना खुद, तो सप्लाई करते हैं, उनका वीकली एक विजिट होता है। ये मैं प्रैक्टिस बता रहा हूं, वीकली। अब वो आएंगे, गुड्स ले जाएंगे ऑर्डर के मुताबिक, अगली दफा आएंगे तो पिछली पेमेंट ले जाएंगे, अगली फिर हम सप्लाई कर देंगे। तो कितने दिन का क्रेडिट बना? 7 दिन का, सिंपल। ठीक है जी। फिर जी हसीन, जी हसीबुर रहमान, कुछ ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं। गलती से हुआ है सर। कोई बतना ही नहीं यार, एक दफा फिर कर लो। तो मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि वो अमेरिका शायद को क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो, इस वजह से। अच्छा जी, इसी तरह जहां अदर रिसीवेबल लिखा था, वहां अदर पेबल भी हो सकता है। अदर पेबल तो बहुत ज्यादा होते हैं, बिजली का बिल आ गया, पेबल हो गया था। जब तक पे नहीं करोगे वो लाइबिलिटी है, प्लीज ये भी याद रखिएगा। चाहे मैं दूसरे दिन पे कर दूं, एक दिन के लिए तो लाइबिलिटी बनेगी ना। वैसे भी जब बिल आता है, कितने दिन होते हैं आपके पास पे करने के लिए? 10-12 दिन। भाई बास का तो बिल आता है, डेट गुजर भी चुकी होती। पाकिस्तान है या वो हर चीज मुमकिन है, तो इसके लिए कोई नई टर्म निकालनी पड़ेगी। बहरहाल, तो बहरहाल ये लाइबिलिटी, इसको हम कहेंगे अदर। हुआ ना ऐसा, मेरे साथ तो कई दफा हुआ। बिल जिस दिन आया, अब तो चलो ऑनलाइन सिस्टम हो गया, आसान हो गया। नहीं भी आया तो पता है, तो हम नेट से देख लेते हैं, पे कर देते हैं वो। अब तो फैसिलिटेशन ज्यादा हो गई, बट वो दौर भी देखा है जहां बिल आया, तो जब आया तो देखा, तो आज 11 तारीख को आया, सपोज 10 लास्ट डेट थी। ठीक है, तो ये होता है, ये पाकिस्तान में बहुत कुछ। उसके बाद टैक्स पेएबल। जब आप बिजनेस करते हो, बिजनेस पे जो प्रॉफिट होता है, साल के बाद ही प्रॉफिट होना, साल खत्म हुआ, प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ, उस पर टैक्स निकाला, टैक्स कब पे करना है? ऑब्वियसली, नॉर्मली वैसे जो प्रैक्टिस से चलती है वो सितंबर में होती है लास्ट डेट, जो कि चलो एक्सटेंड हो जाती है, छोड़ दो, लेकिन सितंबर लास्ट होती है। जून में अकाउंटिंग ईयर खत्म होता है, 3 महीने आपके पास है टैक्स पे करने के, आप पे कर दो। ठीक है, तो ये भी इसलिए करंट लायबिलिटी है, क्योंकि 3 महीने पे करनी। एक और हेड लिखूंगा आखिरी, बैंक ओवरड्राफ्ट, ओडी। इसको हम आम लैंग्वेज में ओडी कहते हैं। अच्छा, इसको रनिंग फाइनेंस भी कहते हैं।
अच्छा, इट इज नॉट अ लोन, ठीक है ना। लोन और इसमें फर्क है। एक पॉइंट से मैं लोन कह भी सकता हूं, लोन और इसमें बहुत बड़ा फर्क है, इसके मैकेनिज्म में बहुत फर्क है। और होता क्या है बैंक ओवरड्राफ्ट में, मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूं कि आपके बैंक में 20,000 रुपीज पड़े हुए, आप मुझे 25,000 का चेक दे देते हैं, मैं बैंक में जाऊंगा, क्या बैंक मुझे पेमेंट कर देगा? नहीं, वो तो चेक डिसऑनर हो जाए, इसको बाउंस कहते हैं, चेक बाउंस हो जाएगा। क्यों? वो कहेगा इसके अकाउंट में पैसे ही नहीं है, तो मैं आपको 25,000 कहां से दे दूं? ठीक है। लेकिन कई दफा ऐसा भी होता है कि 20,000 रुपीज बैंक में पड़े हैं और 25,000 का आपने चेक मुझे दे दिया, मैं बैंक में गया, बैंक ने मुझे पेमेंट कर दी, एंड दिस सिचुएशन इज नोन एज बैंक ओवरड्राफ्ट। यानी इसमें कोई कैश नहीं ले रहा मैं, लोन जब भी लेते हैं तो मुझे मिल जाता है, जैसे ही लोन अप्रूव हुआ मेरे अकाउंट में पैसे आ गए, अब मैं जैसे मर्जी यूज करूं। बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ टाइप ऑफ बैंक लोन इन विच द बिजनेसमैन कैन विथड्रॉ द अमाउंट एट एनी टाइम whenever he or she needs, ठीक है। अब इसको हम कहते हैं ओवरड्राफ्ट, लेकिन ये फैसिलिटी का नाम है। ये बिजनेसमैन को बैंक एक फैसिलिटी देता है कि किसी भी मौके पे अगर आपको रकम की जरूरत पड़ जाए, तो अब देखें ना, लोन के लिए पूरा प्रोसेस अप्रूवल लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब मुझे रकम की जरूरत पड़ गई है, मैं पहले प्रोसेस करूंगा, डॉक्यूमेंटेशन करूंगा, इसको भी 15 से 20 दिन लग जाते हैं कम से कम, फिर बैंक का भी अप्रूवल प्रोसेस है। तो मुझे रकम चाहिए, तो बैंक ओवरड्राफ्ट एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू रेडिली आपके पास अवेलेबिलिटी है। पहले आप अप्रूवल ले लेते, एक लिमिट मिल जाती है। लिमिट का मतलब क्या है? बैंक आपको कहता है कि जी 2,50,000 रुपए आपकी लिमिट है, ठीक है। यानी इतनी लिमिट तक आप जब मर्जी जो है पेमेंट कर सकते हो। अगर आपके पास पैसे नहीं है बैंक में, तो चेक लिख दो, कोई बात नहीं, बैंक हम पेमेंट कर देंगे, लेकिन 2.5 लाख से ज्यादा नहीं, लिमिट तो होनी है ना, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है? इसके एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी। बस हम लोन लेने जाए ना, लोन का रेट अगर 10 या 12% है, तो इसका 22% होगा। बज़ाहिर तो ये बड़ा खौफनाक नजर आ रहा है कि यार बहुत महंगा है, लेकिन ये ज्यादा इकोनॉमिकल होता है अगर इसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया जाए। लोन और इसमें फर्क क्या है? अगर मैं 1 साल के लिए लोन लेता हूं ना, 1 साल के लिए मैंने 2,50,000 लोन लिया। अब जरा दोनों में फर्क देखिएगा, मैं लोन को यूज करूं या ना करूं, रोज तो नहीं ना ये अमाउंट यूज होगी, कभी कम होगी कभी ज्यादा होगी, लेकिन मुझे इंटरेस्ट इतना ही देना, 2,50,000, यानी फिक्स जो भी मेरा तय हुआ, मतलब 12% हुआ, 30,000 रुपए मैंने इंटरेस्ट देना साल। ओडी में क्या होता है, इधर बेशक 22% है, लेकिन होगा क्या? मैंने आज 1 जनवरी को 60,000 रुपीज निकाले और 4 जनवरी को मेरे पास पेमेंट आ गई, तो पे हो गए खुद ही, क्योंकि बैंक अकाउंट में जाते हैं ना, बैंक नेगेटिव हो जाता है, जैसे मैं जमा कराऊंगा पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसका मतलब कि 4 जनवरी को पे हो गया, अब मुझे 2,50,000 पे इंटरेस्ट नहीं देना, जितनी अमाउंट यूटिलाइज करूंगा उस पर इंटरेस्ट होगा। तो 60,000 का 22%, और वो भी कितने दिन का? 3 डेज का। 4 को तो मैं पे कर रहा हूं, क्योंकि जो डे एंड होता है उस पर कैलकुलेट होता है। इवन अगर मैं सुबह निकलवाता हूं और क्लोज होने से पहले जमा करा देता हूं, कोई इंटरेस्ट नहीं। सो इसको अगर प्रॉपरली मैनेज किया जाए ना, तो ये बहुत इकोनॉमिकल होता है। लेकिन अगर आपने इसको प्रॉपरली मैनेज नहीं किया, तो ये बंदे का भी सत्यानाश कर देता है, बिजनेस का भी सत्यानाश कर देता है, ठीक है ना। ये बड़ी खतरनाक चीज है। वैसे भी सूद है, सूद चाहे किसी भी फॉर्म में हो, वो कभी भी फायदा नहीं देता, वो हमेशा इंसान को उड़ा के रखता है, ठीक है। और जो लोग नहीं उड़ते ना, जो नहीं उड़ते, उनके लिए बदबख्ती है। सुम्मुन बुकमुन उमयुम फहुम ला यरजिऊन, उनको नहीं समझ आ सकती। अल्लाह पाक उनको उसमें भी देता जा, ले डील देता जा, ले बेचे खा। बैंक खोलते हैं ना कई लोग, बड़ा कामयाब हो जाते, कई बैंक हैं,
सूद पे काम कर रहे हैं, कामयाब से कामयाब होते जा रहे हैं। ये उनके लिए, क्योंकि असल जिंदगी हमारी ये जिंदगी तो नहीं है ना, असल जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है, हमेशा रहने वाली। तो उसके लिए तो तबाही होगी उनकी। वो तो यहीं चुन लिया गया उनको कि भाई ठीक है, दुनिया के अय्याशी कर लो, आगे फिर देखो क्या होता है। तो इसलिए सूद से बचना है, ये हमेशा मैं कहता होता, सूद से बचना। मैं इन मामला से गुजर के आया हूं, बहुत बुरी तरह गुजर के आया हूं, और अल्लाह पाक ने मुझे ऐसे पकड़ के निकाला। यानी मुझे इतना बड़ा झटका मिला कि मुझे समझ में आ गया। ये भी वो मेरे बुजुर्ग थे रायवेंड में, क्योंकि तबलीगी जमात से मेरा ताल्लुक है, तो जो वहां पे मैं बैठा हुआ था, तो ये मैं हकीकत बता रहा हूं। तो मैं दुआ मांग रहा हूं, और मैं बड़ा बुरी तरह फंस गया था उस मामला में। दुआ मांग रहा अल्लाह पाक से, और अल्लाह से शिकवा कर रहा हूं अल्लाह से। और जब इंसान पे होती है ना, तो इंसान रो भी पड़ता है। तो अल्लाह से शिकवा करो, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि किस टाइम मेरी आवाज थोड़ी सी शायद ज्यादा हो गई, इतना मगन हुआ था। तो इधर किसी ने हाथ रखा मैंने, और देखा तो एक बुजुर्ग थे माशाल्लाह, सफेद गाड़ी थी, और उन्होंने मुझे इस तरह करके ना ऐसे सर हिलाया। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे बैठा लिया, और बैठा के फिर मुझे पूछा क्या मसला है। फिर कहते अल्लाह से शिकवा, कहते तू अल्लाह का शुक्र जाकर नफल जाके पढ़। मैंने दिल में सोचा, एक तो मेरी मुसीबत में ऊपर से कहता कि जी नफल जाके पढ़ी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वो मुझे कह रहे ये बड़ी अच्छी बात है। मैंने कहा मेरे जिसके ऊपर बीत रही होती है, मजाक में कह रहा हूँ कि बीत रही होती है, वो तो कहता है कि यार ये सोचता है कि यार ये मौलवी साहब क्या कह रहे हैं। लेकिन बड़ी प्यारी बात की है। मैंने कहा कि देखो, अगर अल्लाह की तुम पर नजर थी तो उसने तुम्हें यहां से झटके से निकाला है। अगर अल्लाह कह देता कि ये सुम्मुन बुकमुन उम्युन यर्जिऊन, अब खत्म कर दिया, ना मैं सुन सकता हूं ना मैं देख सकता हूं, तो फिर तो मामला ही खत्म हो गया ना। तो इसलिए सूद से बचना है। ठीक है, हम जिस फील्ड में है ना, इसमें तो ये मामला बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। लेकिन ये किसी चीज का पढ़ना हराम नहीं है, उसका इंप्लीमेंट करना हराम। ठीक है, अब तो देखें वो दौर आ गया जहां बच भी नहीं सकते आप, मुझे बता रहे हैं कहां बचेंगे। जहां नौकरी करने जा रहे हैं, उसने जो बिजनेस चला रहा है, लोन से नहीं चला रहा। मुझे एक बिजनेस लगा दो, शायद ही कोई बड़ा खुशकिस्मत बिजनेस हो जो बगैर लोन के चला रहा हो, वो भी छोटे छोटे होंगे, बड़े नहीं होंगे। तो लोन इज, बैंक में पैसा रखना जरूरी हो गया। आपकी सैलरी किस में आनी है? बैंक में, मजबूरी। अकाउंट मेरा भी है, आपका भी है। सो दीज आर द थिंग्स जिसको अवॉइड नहीं कर सकते, बट जितना कर सकते हो उतना बचना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली सारी की सारी हमारी करंट लाइबिलिटीज कहलाएंगी। ओके हो गया जी। लाइबिलिटीज के बाद ऑनर्स इक्विटी। इसको लिखने से पहले मेरा एक बड़ा मासूमाना सवाल है आप लोगों से, और सवाल यह है कि अगर आप बिजनेस में पैसा लगाते हो, अपने बिजनेस में लगा रहे हो ना, सोल ट्रेडरशिप की बात कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस में पैसा लगाते हो, लगा दिया, अब वो बिजनेस का पैसा है या आपका है? बिजनेस का, ये याद रखना। ठीक है, आगे जाके हम पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे जाकर कि बिजनेस और बिजनेसमैन अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अलग नहीं है। हमने पढ़ा कल, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ऑनर पे केस होगा, बिजनेस पे केस होगा, तो ऑनर पे केस है, सिंपल इज दैट। लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन सेपरेट है। ठीक है, इस वजह से ऑनर्स इक्विटी क्रिएट होती है। अगर आपकी पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ये हो जाए कि ऑनर का ही बिजनेस है, मैं बिजनेस कर रहा हूं, मेरा ही बिजनेस है, पैसा जो लगाया वो भी मेरा है, तो फिर अकाउंटिंग की जरूरत क्या है? अभी तो ऑनर्स इक्विटी बनेगी नहीं। इक्विटी तभी बनेगी जब बिजनेस अलग और बिजनेसमैन सेपरेट। ठीक है, तो ऑनर्स इक्विटी की हम डेफिनेशन लिखिएगा, द राइट ऑफ ऑनर्स, बल्कि राइट लिख के इसके साथ ब्रैकेट में वर्ड लिखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, रेजिड्यूअल। ठीक है, द रेजिड्यूअल राइट या राइट विद इन ब्रैकेट रेजिड्यूअल
of owners on the assets of the business, of owners on the assets of the business. ठीक हो गया, इज ऑनर्स इक्विटी। अब इस वर्डिंग को गौर से देखिएगा, राइट ऑफ ऑनर्स ऑन द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। ऑनर ने बिजनेस स्टार्ट किया, पैसा लगाया, एसेट बने बिजनेस के। वो एसेट किसके हैं? बज़ाहिर तो ऑनर के हैं, लेकिन अकाउंटिंग ये कहती है वो ऑनर के एसेट नहीं है। अलबत्ता उन एसेट पर राइट ऑनर का है, राइट जरूर है। और इस राइट को रेजिड्यूल क्यों कहा गया? कि आप अगर कहीं बिजनेस बंद करना पड़े तो क्या जो एसेट बेचने पड़ेंगे ना बिजनेस के, जब एसेट बेचते हो वो सारा कैश किसको मिलेगा? ऑनर को मिलना चाहिए, नहीं, रेजिडुअल पहले उन लोगों को दोगे जिनके आपने पैसे देने हैं। सबको देने के बाद, मसलन के बिल आए होते हैं वो दिए, किसी की सैलरी देनी है दी, कोई लाइबिलिटीज थी वो क्लियर की, लोन लिया हुआ था क्लियर किया। अब जो बच जाएगा वो किसका है? ऑनर। इसलिए रेजिडुअल राइट है, पहला राइट नहीं है, फर्स्ट राइट नहीं है, क्योंकि बिजनेस के एसेट में राइट लाइबिलिटी होल्डर का भी है। क्योंकि जब आप लोगों से उधार लेकर एसेट बनाते हो, मतलब लोन लिया और एसेट बना लिया, तो राइट उनका भी हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, इसलिए ऑनर्स इक्विटी इज द रेजिडुअल राइट ऑन द एसेट्स ऑफ द बिजनेस, ऑफ रेजिडुअल राइट ऑफ ऑनर्स ऑन द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, ऑनर्स इक्विटी में तीन चीजें हम डिस्कस करेंगे। पहला हेड होता है कैपिटल। व्हाट इज कैपिटल? एनीवन? अमाउंट इन्वेस्टेड। ठीक हो गया। इसका मतलब सिर्फ कैश अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो वो कैपिटल होगा? नहीं, जरा डेफिनेशन पहले लिखने फिर एक्सप्लेन करता हूं। एनीथिंग इन्वेस्टेड बाय ऑनर इनटू हिज और हर बिजनेस, ये बड़ा जरूरी है, इनटू हिज और हर बिजनेस इज अ कैपिटल। अगर मैं किसी और के बिजनेस में पैसा लगाता हूं तो क्या मैं कह सकता हूं ये मेरा कैपिटल है? नहीं। ठीक है, ये उस बिजनेस का कैपिटल जरूर होगा, लेकिन मेरा कैपिटल ये मेरी इन्वेस्टमेंट है। इसी तरह जब ऑनर बिजनेस में पैसा लगा रहा है, बिजनेस के लिए ये कैपिटल है। ऑनर के लिए आप कह सकते हो जी, मतलब मैंने पैसा लगाया ना, तो मैं कह सकता हूं मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेरा कैपिटल है जो इन्वेस्ट हुआ हुआ। ठीक है, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट होता है। तो इसलिए कैपिटल इज एनीथिंग। अच्छा, यहां ये नहीं लिखा कैश, एनीथिंग। मसलन एक पार्टनरशिप को ले लेते हैं, एक पार्टनर जो है वो अपनी गाड़ी, पर्सनल कार बिजनेस को दे देता है। ठीक है, बिजनेस को जरूरत थी, उसने कहा कि बजाय के खरीदें, अब ये मेरी तरफ से इन्वेस्टमेंट आ गई। यस, बिल्कुल, इट इज कैपिटल। कैश जरूरी नहीं है, हाँ, कैश के बगैर बिजनेस भी नहीं होता, वो भी होगा, लेकिन एनीथिंग, अगर कोई बंदा, कोई पार्टनर या ऑनर किसी भी फॉर्म में बिजनेस में पैसा लगा रहा है, कोई भी चीज लगा रहा है, वो सारी का सारा कैपिटल। ठीक हो गया। बिजनेस क्यों करते हो? प्रॉफिट क्यों कमाना चाहते हो? मैं उस अगले पॉइंट पे आना चाह रहा हूं, इसलिए क्वेश्चन कर रहा हूं। अपने जाती भी तो खर्चे पूरे करने हैं ना। बिजनेस से देखो, ये वैसे नॉर्मली अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो नौकरी करते हो अपने खर्च पूरे करने के लिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? आप सिंपल प्रॉफिट कमाने के लिए। मान लिया भाई, प्रॉफिट क्यों कमा रहे हो? अपना घर नहीं चलाना, लेकिन पैसा जो कमा रहे हो तो बिजनेस का है। और अभी हमने कहा बिजनेस अलग है, ऑनर अलग है, तो बिजनेसमैन क्या करेगा अपने खर्चे पूरे करने के लिए? जी, बिजनेस से पैसा निकालेगा कि नहीं? ऑब्वियसली यार, बोलो, बिजनेस से पैसे नहीं निकालेगा, चाहे वो जितने भी निकाले, कम निकाले ज्यादा निकाले, बिजनेस को फॉर्म को देखते हुए जो रकम निकालेगा दैट इज नोन एज ड्राइंग्स।
DRA ड्रॉ करना होता है ड्राइंग। अब दो चीजें इसको लिखवाने से पहले दोनों चीजों को गौर से देखो। अगर ऑनर अपने ही बिजनेस से पैसा लगा रहा है कैपिटल, अपने ही बिजनेस से पैसा निकाल रहा है ड्राइंग्स। क्यों? बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन, ताकि पता लगे कि उसने कितना पैसा लगाया और कितना निकाल चुका है। ठीक है ना? क्योंकि हमने पहले क्या पढ़ा था शुरू में, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन सच अ वे सो दैट द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज क्विक। ठीक है? सो ड्राइंग्स लिख लें, एनीथिंग विथड्रॉन बाय ऑनर, एनीथिंग विथड्रॉन बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज। ये बड़ा जरूरी है, यानी बिजनेस से पैसा निकाला लेकिन किसके लिए? आपने जाती यूज के लिए, पर्सनल यूज। अच्छा, अब यहां अभी डेफिनेशन मुकम्मल नहीं हुई, ये भी मुकम्मल नहीं है। मुझे बताओ बिजनेस से पैसा निकालोगे कब? बस मैं बड़ा आसान कर देता हूं आप लोगों के लिए। नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, कर दिया, तो ऑब्वियसली किया तो इसलिए यही है ना कि भी जब भी बिजनेस प्रॉफिट में आएगा या बिजनेस कुछ देगा तो तभी निकालूंगा पैसे और घर चलाऊंगा। तो जब भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है तो अपना क्वेश्चन रखता है घर चलाने के लिए, उसके पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम या कुछ ना कुछ जरूर होता है। पहले दिन से बिजनेस पे डिपेंडेंट आप नहीं हो सकते, अंडरस्टूड है? तो मुझे बताओ बिजनेस से पैसा कब निकालना शुरू करोगे? यस, जब आप ये देखोगे कि प्रॉफिट अब देना शुरू कर रहा है तब निकालना शुरू करोगे। अगर पहले निकालना शुरू कर दिया तो बिजनेस नहीं आगे जाएगा, बिजनेस को थोड़ा सा चलाना पड़ता है। ठीक है? इसलिए हम इसके साथ वर्ड ऐड करते हैं इस डेफिनेशन में, इन एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट। एंटिसिपेट करना क्या होता है? अंदाजा लगाना, क्योंकि जब आप बिजनेस करें खुद ही पता लग जाता है बिजनेस प्रॉफिट देना शुरू कर रहा है। ठीक है? इन एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट। तो पूरी डेफिनेशन क्या बनी? एनीथिंग विथड्रॉन बाय ऑनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज इन एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट। अब अगेन एनीथिंग, सिर्फ कैश नहीं। अब जैसे जनरल स्टोर का बिजनेस है, अपने घर का भी तो राशन डालते हैं ना, तो बजाय कहीं और से डालने के उसने कहा जी घर का राशन भी निकाल लो, वो भी ड्राइंग्स। ठीक है? अगर कोई कैश निकाल रहा है बिजनेस में से, वो भी ड्राइंग्स, एंड सो ऑन। ठीक है? इवन मेरा पर्सनल बिल बिजनेस पे कर रहा है तो वो भी ड्राइंग्स है। एक ही बात है ना, या तो मैं निकाल के खुद पे करता, तो चूंकि बिजनेस है तो मेरा ही ना, तो मैंने वहीं से निकाल के पे कर दिया, एक ही बात है, ड्राइंग्स। तो चूंकि बिजनेस को लाता रखना है, बिजनेसमैन को सेपरेट रखना है। अब मुझे आखिरी बात बताओ, एक से आगे चलते हैं, मैं चूंकि सीक्वेंस बनाता होता हूं जी, प्लीज। टैक्सेस इज नॉट ड्राइंग्स। हाँ, मैं आपके जज्बात समझ गया हूँ, क्योंकि आप कॉमर्स पढ़ के आए होगे लाजमन, नहीं फिर ये कहीं किताब में पढ़ा होगा। क्योंकि जो अकाउंटिंग की किताबें हैं ना आईकॉम की, वो क्या करता है कि कैपिटल टैक्स को कैपिटल में से माइनस कर देता है। ये लॉजिक मुझे नहीं समझ आई आज तक, ये कर क्यों रहा है? शायद कोई वही बता सके जो कर रहे हैं। कभी हुआ करता होगा शायद पुरानी अकाउंटिंग में। देखें, ये मैं आपको बता दूं कि अभी हम आगे जाएंगे, डबल एंट्री, ये जो अकाउंटिंग सिस्टम है, अकाउंटिंग कब से चल रही है ये तो किसी को नहीं पता। अकाउंटिंग जब प्रॉपरली इंट्रोड्यूस हुई, दैट इज 1541, 1541 में, जो प्रॉपर सिस्टम कहते हैं जिसको, अकाउंटिंग सिस्टम। लेकिन जो अकाउंटिंग के प्रॉपर रूल्स बनने शुरू हुए वो 1980s में बन रही, जिसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं, ये जो अभी आईएएस के वर्ड्स लिखे थे। ठीक है? अब जरा गौर से देखें, 500 साल से अकाउंटिंग चल रही है, लेकिन पिछले 20-25 साल से, 30 साल से, 1980s के स्टार्ट में स्टार्ट हुआ कल, तो 30 साल से आपकी अकाउंटिंग में प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन। वो माइट बी पॉसिबल क्योंकि ये भी दौर हमने तो देखा हुआ है ना, 1981 जब आया और उससे पहले, तो हो सकता है उस वक्त की अकाउंटिंग में ये चीज़ें चलती हों प्रैक्टिसेस, लेकिन अब नहीं चलता। ठीक है? तो टैक्सेस जो हैं वो आपका, उसका ट्रीटमेंट हम आगे जाके पढ़ेंगे, अभी फिलहाल मैं उसको स्किप कर रहा हूँ, यहाँ पे बता नहीं सकता मैं आपको। ठीक है? समझ में नहीं आएगी तो फायदा कोई नहीं। ओके, एनीहो, इसके बाद मैं ये कह रहा था, सवाल ये था मेरा, बड़ा अगेन मासूमाना सवाल
अब हमने कहा एंटीसिपेशन ऑफ प्रॉफिट। अगर आप एंटीसिपेट कर रहे हो कि इस महीने मेरा ₹1,00,000 प्रॉफिट हुआ है, आप कितनी रकम निकाल लोगे? एग्जैक्टली, बस सिंपल ये भी जोड़ दो हाफ। लेकिन ये लॉजिक तो आप एग्री करोगे ना मुझसे, वो सारा प्रॉफिट नहीं निकालेगा। ये तो लॉजिक अंडरस्टैंड कर रहे हो, यानी ये तो कोई दो राय नहीं है आपकी और मेरा इस बात पे हम मुत्तफिक हैं कि अगर वो 1,00,000 का प्रॉफिट एंटिसिपेट कर रहा है, वो कभी भी लाख नहीं निकालेगा, चाहे 90 निकाल ले, 80 निकाल ले, 70 निकाल ले, जितने भी। इसका मतलब वो पोर्शन प्रॉफिट का जो उसने बिजनेस में छोड़ दिया है, क्यों छोड़ा है? बिजनेस को हाँ जी, एक्सपेंड भी, उसी से एक्सपेंशन होती है ना। मजीद बगैर सरमाया लगाए बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाता है। कैसे बढ़ रहा है भाई? क्योंकि जो बिजनेस से प्रॉफिट आ रहे थे ना, उस प्रॉफिट को यूटिलाइज किया बिजनेस में, और बिजनेस का वही कैपिटल वही रहा, लेकिन कैपिटल एक्सपेंड होना शुरू हो गया, खुद ही बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसको कहते हैं रिटेन्ड प्रॉफिट। ये भी इक्विटी है, रिटेन्ड प्रॉफिट। लिखिएगा, द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट which is not withdrawn by owner rather retained into the business, is known as retained profit। ठीक हो गया जी? अच्छा, अब मुझे बताएं, कैपिटल से ऑनर इक्विटी बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी, क्योंकि जब पैसा लगा रहे हो तो बिजनेस का कैपिटल बढ़ रहा है। ड्राइंग से ऑनर इक्विटी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी? और रिटेन्ड अर्निंग से बढ़ेगी। ये वाहिद चीज है ड्राइंग जिससे ऑनर इक्विटी बढ़ने की बजाय, अब आप कहोगे जी कम हो रहा है तो फिर ऑनर इक्विटी कैसे? भाई ऑनर्स इक्विटी में इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। ये याद रखना है कि ड्राइंग्स ऑनर्स इक्विटी को इंक्रीज नहीं करेगी बल्कि डिक्रीज करेगी। ठीक है जी? तो आज के लिए इतना मैं करवाऊंगा। अभी थोड़ा सा क्योंकि बच्चे और आ रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा स्लो रहना, लेकिन मैं रह नहीं पा रहा, मेरी आदत है।